फौज कितनी मुश्किल में है। जिना हाउस, उसके अंदर उस रोज सलमान फयाज गनी साहब वो मौजूद थे अपनी अहलिया के हमरा, अपने साहबजादे के हमरा, अपनी फैमिली के साथ, और उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद कोर कमांडर लाहौर प्रैक्टिकली तब्दील कर दिया गया। आसिम मलिक साहब को बतौर कोर कमांडर लाहौर तैनात किया गया, फिर आसिम मलिक साहब को भी तब्दील किया गया और फयाज शाह साहब को कोर कमांडर लाहौर अपॉइंट कर दिया गया। अब फयाज शाह साहब को भी तब्दील कर दिया गया रिपोर्टेडली, और नए कोर कमांडर लाहौर आ गए हैं। ये इतनी मैसिव रीशफलिंग क्यों हो रही है, और सिर्फ इस पोजीशन के ऊपर ही? एक तरफ अमेरिका बहादुर खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब खड़े हुए हैं जो असल टक्कर दे रहे हैं, जो अमेरिका को खटकता है, अमेरिका को एक आंख नहीं भाता है। पाकिस्तान उसके साथ राहो रस्म बढ़ा रहा है, पींगे डाल रहा है, प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। क्या अमेरिका इस पर खुश होगा? बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस करते हुए दिखाई देंगे। कहाँ है परवेज खटक, कहाँ है असद कैसर, फवाद चौधरी अब कहाँ है? कहाँ है परवेज इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं? कहाँ है इमरान इस्माइल? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 बजे की दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर बैन करने की तैयारी पंजाब हुकूमत ने कर ली है। ये क्रैकडाउन होता है नहीं होता? क्रैकडाउन की इतलात तो है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से धावा बोला जाएगा जबान पार्क में, और वही किया जाएगा जो और बहुत सारी इमारात पे या अस्करी तंसीबात पर किया गया है। लेकिन मकसद इसका एक ही है कि तमाम शवाहिद को कलेक्ट किया जाए, उन एविडेंसेस को और उन मुबैना दहशतगर्दों को उठाया जाए कि जो सानिया 9 मई के अंदर मुलव्विस थे, उन मास्टरमाइंड्स को पकड़ा जाए। लेकिन ये सब करने की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि इन एविडेंसेस को रख के जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो किया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन हो। अब पंजाब हुकूमत उस ड्यू प्रोसेस या ड्यू कोर्स के ऊपर चल निकली, और वो क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी सियासी जमात को, जो मुबैना तौर पर दहशतगर्द जमात है, इसको बैन किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब हुकूमत वो तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सामने रखी थी, और यकीनन एजेंसीज के पास हसास मालूमात भी होती हैं, उनके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त मौजूद है जो काफ़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए। और अगर माजी में बहुत सारी जमातें बैन हो सकती हैं, जैसे कल फैसल वोडा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM बनने जा रही है। MQM के ऊपर बैन नहीं लगा क्या? बानी MQM के ऊपर बैन नहीं लगा? बानी MQM अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा था? एक स्टेटमेंट था ना, एक नारा था ना जो लगाया था, और उसके बाद उसको इतनी कड़ी सजा मिली कि उसकी कोई तकरीर नशर नहीं हो सकती, उसका नाम तक आप किसी प्रोग्राम में नहीं ले सकते थे। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन नहीं किया? वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बैन हुए। क्या आपने नेशनल पार्टी को बैन नहीं किया था? तो माजी में ये बैन करने वाली चीज़ें होती रही हैं। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रही हैं तो क्या पॉपुलैरिटी के जोन में कोई ओपन एक रास्ता दे दिया जाए? क्या एक फ्री चेक दे दिया जाए कि फ्री एग्जिट दे दिया जाए? ऐसा नहीं होगा। हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने और यकीनन बहुत सारे ताकतवर हलकों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस जमात को ही टाई फिश कर देना, इसको मुकम्मल तौर पर बैन करना, और उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ जो एविडेंसेस शेयर की गई हैं उसके बाद यकीनन जो वफाकी हुकूमत है और फेडरल कैबिनेट है वो भी इसके बैन करने की तैयारियां कर चुकी होगी। लेकिन उसके लिए जो ड्यू प्रोसेस या चैनल है वो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है, और इलेक्शन एक्ट 2017 को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाएगा। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कितनी मुश्किल में है, फौज कितनी मुश्किल में है, जरा इस बारे में आपको आगाह करते चलें। कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर हाउस जिसको जिना हाउस कहा जाता है, उसके अंदर उस रोज सलमान फयाज गनी साहब जो कॉप्स कमांडर 4 कोर है वो मौजूद थे अपनी अहलिया के हमरा, अपने साहबजादे के हमरा, अपनी फैमिली के साथ, और उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद सलमान फयाज गनी साहब को GHQ रिपोर्ट करने का कहा गया, यानी कोर कमांडर लाहौर प्रैक्टिकली तब्दील कर दिया गया। कोर कमांडर लाहौर को तब्दील करके आसिम मलिक साहब को बतौर कोर कमांडर लाहौर तैनात किया गया, फिर आसिम मलिक साहब को भी तब्दील किया गया और फयाज शाह साहब को कोर कमांडर लाहौर अपॉइंट कर दिया गया। अब फयाज शाह साहब को भी तब्दील कर दिया गया रिपोर्टेडली, और नए कोर कमांडर लाहौर आ गए हैं, और नए कोर कमांडर हैं जनाब सैयद आमिर रजा। ये इतनी मैसिव रीशफलिंग क्यों हो रही है, और सिर्फ इस पोजीशन के ऊपर ही, यानी कॉप्स कमांडर 4 कोर क्यों बार बार तब्दील हो रहे हैं? कोर कमांडर लाहौर कोई भी अपनी जगह पर टिका क्यों नहीं रह रहा है? देखिए, इसके लिए जरा डॉट्स कनेक्ट करते हैं। आज फिर अमेरिकी कांग्रेस ने एक खत लिखा है अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन को, और ये कहा है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उस पर अमेरिका को खामोश नहीं रहना चाहिए बल्कि इंटरवीन करना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मौजूद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा ईरानी बॉर्डर का दौरा भी किया है। पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर 100 मेगावाट के एक
बिजली मंसूबे का इफ्तिताह भी किया और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। असल बातें तो ऑफ दी कैमरा हो रही हैं। यानी ईरान जिसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं, जो अमेरिका को खटकता है, अमेरिका को एक आंख नहीं भाता है, पाकिस्तान उसके साथ राहो रस्म बढ़ा रहा है, पींगे डाल रहा है, प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। क्या अमेरिका इस पर खुश होगा? यही वो बातें हैं जिस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका की तवज्जो मबजूल करा रही है। और अमेरिकी कांग्रेस ने जो लेटर लिखा है एंटनी ब्लिंकन को, उसके अंदर तमाम तर बातों का जिक्र है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रही हैं, तनकीद करने वालों की ज़बानों पर कुफल भी दागे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, एब्डक्शंस भी हो रही हैं। एक फाशिस्ट रजीम पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत कर रही है, तो इस पर अमेरिका को खामोश नहीं रहना चाहिए। अब अमेरिका बिल्कुल खामोश नहीं है। कैसे खामोश नहीं है? वो जो कर सकता है, यानी IMF की सूरत में वो कर रहा है। पाकिस्तान उसकी कीमत भी अदा कर रहा है। इकोनॉमिकली जो डैमेज पाकिस्तान को किया जा सकता है, उसका एक नक्शा भी पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, लेकिन लग ही रहा है कि पाकिस्तान फैसला कर चुका है। उसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी पाक आर्मी एक बड़े अरसे से जो अपना किबला है वो अमेरिका को रखे हुए थी। यानी अमेरिका बहादुर जिसको चाहता था वही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में अपॉइंट होता था। रेस्ट श्योर ऐसा ही होता था। और जो जर्नैल हैं ख़ास तौर पे उनकी राहो रस्म अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है। आप साबिका जर्नैलों को उठा के देख लें, आप जो फौजी हमारे ख़ास तौर पे टॉप ब्रास के लोग हैं, आप उनको और उनकी फैमिलीज़ को देख लें, उनके बच्चों को देख लें, वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो अमेरिका के अंदर मिलेंगे। उनके बिजनेसेस आपको अमेरिका के अंदर मिलेंगे। नहीं यकीन आता तो एक मशहूर ज़माना पापा जॉन्स, आप उसी को देख लेंगे, उसकी कितनी बड़ी चेन इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। और फिर पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिकन फ्रेंचाइज है, और वो उसके पीछे कौन है, कौन बिजनेस कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कितनी कंपनीज वहाँ पे खड़ी कर चुका है, प्रॉपर्टीज़ कितनी बनी हुई हैं। तो इन लोगों को तो अमेरिकन नेशनैलिटी जो है बड़ी पसंद होती है, अमेरिका के करीब रहना बहुत पसंद होता है, और उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की मर्जी और उनकी मंशा से तमाम लोग यहाँ पे अपॉइंट भी होते हैं। अब ये पहली बार हो रहा है। अब यूँ समझ लीजिए कि बड़ा अनयूजुअल है, कोई अनहोनी सी बात है कि एक तरफ अमेरिका बहादुर खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब खड़े हुए हैं जो असल टक्कर दे रहे हैं। अब इस टक्कर की वजह से विद इन द फौज भी आसिम मुनीर साहब बहुत से लोगों को खटक रहे हैं, यानी बहुत से लोगों को बहा नहीं रहे हैं। इसीलिए एक अलग में बगावत बुलंद करने की बातें भी हमने सुनी है, इस्तीफों की बातें भी हमने सुनी है, वहाँ पे सैक करने की लोगों को बातें भी सुनी है, वहाँ पर कोर्ट मार्शल भी हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। असल तो ऑफ द कैमरा हो रहा है, असल चीज़ तो फौज के अंदर हो रही है। और उसके बाद हमने देखा कि कल सियालकोट गैरिजन का दौरा भी किया आर्मी चीफ ने, उससे पहले पेशावर भी गए थे, वहाँ की कोर के साथ खिताब भी किया था। यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपनी जो रैंक एंड फाइल है उसको जोड़े रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहाद का मुजाहिरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और साथ ही जो शरपसंद अनासर हैं उनको दो टोक पैगामात भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त उनके लिए दो धारी तलवार है, या आप यूँ कहिए कि दो महाजी जंग है जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब लड़ रहे हैं, एक फ्रॉम विद इन द एस्टैब्लिशमेंट और एक फ्रॉम आउट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। जो पॉलिटिकल इस वक्त जंग जारी है, कियोस जारी है। और फिर अगर तीसरी बड़ी बात करें, बड़ा चैलेंज कहें, तो वो यकीनन मईशत का है, जिसको प्रैक्टिकली आसिम मुनीर साहब देख रहे हैं। और इसी वजह से UAE के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ पिछले दिनों टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो भी बड़ी क्रूशल है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये उन्होंने ठान ली है कि हमने रद्दुल इमरान ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन रद्दुल इमरान होगा, और उसी सिलसिले की कड़ी के पंजाब हुकूमत इस वक्त पूरी तरह से चौकन्ना है, पूरी तरह से तैयार है, और जमान पार्क और अतराफ के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। लाहौर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और लाहौर के अंदर ही कोर कमांडर्स का ना टिकना और कोर कमांडर्स की रीशफलिंग होना, उनको तब्दील करना, और अब एक नए कोर कमांडर को, वो भी शाजी हैं सैयद आमिर रज़ा साहब, उनको यहाँ पर डिप्लॉय करना। इसका मतलब आप समझ जाइए कि बड़े पक्के पैरों के साथ मामलात को करने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर रत्ती भर भी कहीं कोई गुंजाइश मौजूद है, ये इम्कान मौजूद है कि कोई खुदा न खास्ता सर उठा सकता है, कोई आगे खड़ा हो सकता है, वो अहकामात को मानने से इनकार कर सकता है, तो उसको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। रत्ती बराबर भी किसी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। और उसके बाद हमने देख रहे हैं कि जिनाह हाउस के अंदर भी मीडिया के लिए उसको ओपन किया गया है, सिविल सोसाइटी के लिए ओपन किया गया है, दिखाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरह जमान पार्क में कार्रवाई की भी कोशिश की जा रही है। जितनी बड़ी नफरी इस वक्त जमान पार्क और अतराफ में मौजूद है, ना सिर्फ मर्द पुलिस एहलकारों की बल्कि खवातीन पुलिस एहलकारों की, उससे पता ये चल रहा है कि जो घर में मौजूद खवातीन हैं उन पे भी हाथ डाला जाएगा। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उन पे भी हाथ डाला जाएगा, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, और उसका लिंक इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये सानह 9 मई के अंदर बराह रास्त मुलव्विस थी, और इनके जो मामलात हैं उनको फौजी अदालतों के अंदर लेके जाया जाएगा, इनको भी फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा। यकीनन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी बहनें जब जाएंगी, यकीनन दुख तो होता है, जाहिर है दुख भी होगा, हर्ट भी होंगे, तकलीफ भी पहुंचेगी,
اور پھر اس کے بعد بشرا بیوی پہ ہاتھ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. پھر زمان پاک میں جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا, یعنی اس لیے کہ 40 دہشت گرد وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں, توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے, وہاں بھی جلاؤ گھراؤ ہو سکتا ہے, دروازے ٹوٹ سکتے ہیں, کھڑکیاں ٹوٹ سکتی ہیں, دیواروں کو آگ لگ سکتی ہے. جیسا منظر ہم نے جناح ہاؤس کا دیکھا ہے, دیواروں کا, کھڑکیوں کا, دروازوں کا, شیشوں کا, پنکھوں کا, فرش کا, بالکل ایسا ہی منظر زمان پاک بھی پیش کر سکتا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے صحافیوں کو اپنی رہائش گاہ کے اندر بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ آپ کور کریں اور ڈھونڈ کے دکھائیں ذرا پبلک کو, قوم کو, عوام کو کہ یہاں پر کون سے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. اچھا, وہ میڈیا کے جو دوست تھے انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کی چھت کے اوپر جا کے, لان میں جا کے, پیچھے جا کے رائٹ لیفٹ دکھایا کہ جی یہاں کوئی دہشت گرد نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. یعنی عمران خان صاحب نے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی چلی کہ پہلے ہی ذرا میں اسٹیبلش کر دوں. یعنی وہ بھی کسی جگہ پر جو ہے وہ بو ڈاؤن کرنے کو, معافی مانگنے کو, میڈیشن کرنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں, دیرینہ ساتھی ہیں, ان کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے, اور جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتا ہے. تو اس کشتی جو ڈوب رہی ہے اس پر سے بوجھ اتارنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ابھی ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس ہم نے جنوبی پنجاب سے دیکھی اور سنی ہے. جنوبی پنجاب کے عبدالحی دستی جیسے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں, جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے یعنی وسیم اکرم پلس کے معاون خصوصی تھے, اور ملتان سے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. امین اسلم صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا. امجد صاحب ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات تھے, انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ایسے ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف سے ڈسٹنس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کہاں ہے پرویز خٹک, کہاں ہے اسد کیسر, فواد چودھری اب کہاں ہیں, کہاں ہے پرویز الہی جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں, کہاں ہے عمران اسماعیل جو گورنر سندھ تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کس جگہ پہ ہیں, فواد چودھری کا. یہ بڑے بڑے نام ایسے ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے یہ موقع محل دیکھ کے سیاست کرتے ہیں. انہوں نے پہلے ہی بہت ساری پارٹیز چینج کی ہیں, اور اب ایک بار پھر جو پنچھی ہیں وہ گھونسلہ تبدیل کرنے کو تیار ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیوچر پالیٹکس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہی. کم از کم آنے والے 10-15 سال, ویسے تو یہ 25 سال کا منصوبہ ہے, 25 ایئر پلان ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے 10-15 سالوں کے اندر عمران خان سین پہ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوگا تو آنے والے فیوچر میں کیا ہوگا, کیونکہ یہ ون مین شو تھا, ون مین پارٹی تھی. جب رد العمران کی بات ہو رہی ہے تو جہاں عمران خان کو ختم کیا جائے گا وہیں اس پارٹی کے اندر سے ایک نئی پارٹی بھی نکل سکتی ہے. مطلب جہانگیر ترین کی بات ہو رہی ہے کہ تیاری کو پھر ایکٹیو کیا جائے گا, یا اور بہت سے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں ان کو ایکٹیو کر کے ایک نئی جماعت بنائی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نئی جماعت ہوتی ہے تو وہ دوسری جماعتوں کو توڑنے کے لیے, وہاں پہ توڑ پھوڑ, وہاں ڈیمیج کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے کہ اس کو کسی بھی وقت اشارہ کیا جائے اور یہ اپنا کام شروع کر دیں. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہاں جو معاملات جاری ہیں وہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہے, وہ شکست و ریخت کا سلسلہ ہے, جس کے بعد بنتی ہوئی, ٹوٹ کے بکھر کے دوبارہ جڑتی ہوئی, اسٹیبلش ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور آنے والے دنوں کا جو منظرنامہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر حافظ صاحب کیا لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ سے باہر ان کی جنگ کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ جنگ کیا صورت اختیار کرے گی. مجھے ریحان طاری کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.